मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने आए हैं जो स्वयं को आत्मनिर्भर बना करके दिव्यांगों को एक आदर्श रूप में अपना मुकाम दिखाना चाहते हैं। हम उनको बुलाने से पहले हम उनके लिए एक शेर अर्ज करेंगे। दिव्यांग हैं सही है ये, पर काम खुद का कर रहे हैं। दिव्यांग हैं ये सही है, पर काम खुद का कर रहे हैं। बेरोजगार है नहीं, ये खुद ही उसे कह रहे हैं। हम भी तो सीखें इनसे खुददार बन के जीना। बेकार में ही हम सब रोज रो रहे हैं, बेकार में ही हम सब रोज रो रहे हैं। तो मिलते हैं आशीष जी से। आशीष जी के जहाँ पे जियो की पीओपी बहुत अच्छा है लगाए हुए हैं। जियो के सिम आप बेचते हैं और कई लोगों को जियो का सिम दे करके स्वयं आत्मनिर्भर बनने के विषय में एक दिशा दिखा रहे हैं। तो आशीष जी से हम मुलाकात करते हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए कि ये किस प्रकार की दुकान है, इसके विषय में कुछ समझाइए। कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके का कर रहे हैं? मित्रों, ये जो जियो का मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने नए एक्टिवेशन, नए सिम को बेचना होता है और दूसरी कंपनियों के सिम को पोर्ट करना होता है और यही सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सुबह मैं 8 बजे आ जाता हूँ और रात के 8 बजे तक का यहाँ पे बैठ करके, इसको गजीबो बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। इस कैनोपी के अंदर में मैं सुबह से 8 बजे से लगा करके रात के 8 बजे तक का यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। मैं देख रहा हूँ आज 24 मार्च है और इतनी दोपहर में इतनी तेज धूप है, इसमें बैठ करके आप काम कर लेते हैं। बहुत ही कठिन काम है। मैं आपके इस परिश्रम को सलाम करता हूँ। सर, हाँ, कठिन तो है ही है। हम तो ये देखते हैं ना कि मैं तो थोड़ा बहुत छाँव में भी आ जाता हूँ। अगर ज़्यादा धूप आती है तो इधर उधर टहल लेता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनके ऊपर छाया भी नहीं होती है और दिन भर रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या बात। और चाहे वो चढ़ाई हो, चाहे वो पतला व्यक्ति हो या मोटा व्यक्ति हो, कभी वो नहीं कहते हैं कि आप मोटे हो, मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा। हर व्यक्ति को लेकर के वो गंतव्य स्थान तक का उनको पहुंचाते हैं। मैं उन लोगों को देख करके, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के इस काम को करता हूँ। अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि आपकी ये दिव्यांगता कैसी है? अंकल, मैं इस दिव्यांगता के बारे में बताऊं तो मैं बहुत छोटा था। जैसा मेरे मम्मी बताती हैं, मेरी माँ बताती है कि जब मैं 3 साल का था, 3 साल से पहले जब मैं था तो ठीक ठाक चलता था और मेरी फ़ोटो भी रखी हुई है घर में। छोटी सी चुटिया उटिया बंधा दी जाती थी, मुंडन उंडन नहीं हुआ था, बढ़िया सा मम्मी की उंगली पकड़ा लेती थी और मार्केट तक का घुमा के लाती थी, बढ़िया चलता था, दौड़ता था। बिल्कुल। मेरे बड़े वाले भाई की शादी थी। तो होता क्या है ना कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, कोई किसी को नहीं देखने वाला होता है। किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, कौन तबीयत खराब है, कौन सही है। तो मेरे बुखार आ ही रहा था और घर में फंक्शन था। तो जब घर वाले देखे कि ज़्यादा बुखार है तो दवा ववा खिला दे, बगल के छोटे मोटे डॉक्टरों से दवा लिया है और दवा ला करके दवा खिला के सुला दे। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना लग गया शादी में बड़े वाले भाई की। और लोग, मम्मी पापा और लोग घर के सदस्य उन शादियों में व्यस्त रहे। तो हम वो धीरे जो मेरा बुखार था, वो बुखार मेरे मम्मी बताती है मेरे दिमाग पे चढ़ गया। और जब दिमाग पे चढ़ गया, जब भैया की शादी, जब फ्री हुए शादी से, तो लेकर के निशातगंज में फातिमा हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ जाकर करके दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी रीढ़ में पानी भर गया है और पानी को निकालना पड़ेगा। तो एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने और जितनी बार डॉक्टर या नर्स आए, भर के इंजेक्शन पानी निकालते रहे। 2 घंटे बाद आए, देखे पैर वैर टोए और रीढ़ पर से 1 इंजेक्शन पानी निकाल के ले जाए।
ऐसे करते करते 3-4 दिनों तक का रीढ़ से पानी निकालते निकालते डॉक्टरों ने मतलब ये कह लीजिए मेरा गलत तरीके से इलाज हुआ, या तो फिर पानी ना निकाला जाता तो शायद मैं ठीक रहता, और उस पानी के निकालने से मेरा पैर वहीं से खराब हो। फिर वहाँ से डिस्चार्ज कराया गया। फिर जिसने बोला कि निशाद चारबाग के अंदर में एक हरविलास हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए, इसको 6 महीने कंटिन्यू एक्सरसाइज करवाइए, इसके पैरों में जान आ जाएगी। कोई बाबा आए, बोले हम गारंटी लेते हैं आपके बेटा चलने लगेगा तब मेरे को कुछ दीजिएगा। कोई बेला खम्बन पील ले जाओ, वहाँ दर्शन करवाओ बाबा के। मतलब जिन्होंने जहाँ जहाँ बताया मेरे माँ बाप ने वो किया। उस समय में पापा जैसा बताते, मम्मी जैसा बताती, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे ऊपर खर्च भी किया। और इस दुनिया के अंदर में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए मैं एक करता। मिनट रुक जाता हूँ, आप अपना ये जो भी इनसे बात करनी हो करिए, ये लेट करते रहिए। जी भैया बताइए, आप कौन सा सिम चला रहे हैं? एयरटेल को आप जियो में पोर्ट करा लीजिए, 2 महीने का रिचार्ज करिए। वही पोर्ट करा ना, टाइम लगेगा। हाँ लगी। टाइम लगेगा। अच्छा तो 5 मिनट में थोड़ा सा एक इंटरव्यू का ले रहा हूँ, आप लोग रहें, खड़े रहें। तो जिसने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ माँ बाप लेके गए। कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। फिर जब थक हार गए माँ बाप, और तो फिर चुपचाप बैठ। इसके बाद आपने शिक्षा क्या प्राप्त की, कैसे शिक्षा प्राप्त की? 3 साल में मेरा इस पैर की प्रॉब्लम हुई। 3 साल से 8 साल तक का मैं चल ही नहीं पाया, बिल्कुल बेड पे ही, बिस्तर पे ही लैट्रिन बाथरूम करना, या उठा करके इधर से उधर बैठा देना, घर में ही लैट्रिन बाथरूम किया। जब फिर मम्मी ने मेरे को इस लाठी की या छड़ी की आदत डलवाई। जब आदत डलवाई तो मेरे पास के ही स्कूल में एक मोहल्ले का स्कूल जो होता है प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया। सुबह ले जा कर के बैठा करके साइकिल वाइकिल पे बड़े भाई या पापा बैठा आते थे स्कूल में, दोपहर में जा कर के ले आते थे। ऐसे मेरी 8वीं तक का वहीं पास के स्कूल में मेरी शिक्षा हुई। ये समझ लीजिए 5 साल तक का मैंने, जब मेरे बच्चों की एडमिशन का समय होता था, 3 साल से 5 के बीच में एडमिशन होते बच्चों के, उस समय उन 3 से 8 सालों के बीच में मेरी कोई पढ़ाई नहीं कि मैं चलूँगा कैसे, उस बारे में मेरे माँ बाप सोचते थे या मैं सोचता था। जब मैंने इसका सहारा लिया तब मेरे को स्कूल में एडमिशन करवाया, फिर मैंने वहाँ से 8वीं तक का पढ़ाई की। अच्छा, अब इसमें एयरटेल में मतलब आपकी कुल आखिरी क्वालिफिकेशन कितनी? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद आपने नौकरी के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, नौकरी के लिए मैंने सर बहुत सारे प्रयास किए। कई जगह मैंने फॉर्म डाले, 2-3 जगह इंटरव्यू देने भी गया, 2-3 जगह पेपर देने भी गया। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती थी तो पता चले कि ये रिजेक्ट हो गया है, या आप नहीं उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, या वो जो पोस्ट आई थी वो पोस्ट ही रद्द कर दी गई। तो ऐसे गवर्नमेंट की इशू, तो फिर मैंने प्राइवेट नौकरी का फिर समझा कि सरकारी कब तक वेट करूंगा, प्राइवेट ही कुछ कर लेता हूँ। तो इसमें जैसे आप करते हैं तो ये जो जियो के सिम बेचते हैं और दूसरे भी ऑपरेटर्स के सिम बेचते हैं आप? नहीं, दूसरे का ऑपरेटर्स के सिम नहीं बेचते। तो इसमें आपका कितना लगभग एक दिन में रोज की हो जाती है? देखिए सर, इसमें मेरी एवरेज मेरी ये समझ लीजिए यहाँ से कभी 100 रुपये या कभी 50 रुपये या कभी 200, ये मेरा एवरेज होता है दिन भर की एफर्ट करने का। उसके ऊपर से मेरी सैलरी होती है 10,000 रुपये, 4,000 रुपये इंसेंटिव। जब मैं टारगेट पूरा करके दूंगा अपनी कंपनी के या डिस्ट्रीब्यूटर को, तब मेरे को इतना वो पैसा देगा। अगर इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे 150, उसने बोला है कि आपको 150 MNP करनी है, 150 नंबर को पोर्ट करना है पूरे महीने में। अगर मैं 150 नंबर को पोर्ट करूंगा तो वो व्यक्ति मेरे को 10,000 रुपये देगा। अगर मैं नहीं करूंगा
तो जितना मैं काम करूंगा, अगर मैंने 150 नहीं किया, मैंने 50 ही किया, तो 50 का वो मेरे को पैसा है। तो और आपका दिव्यांगों के लिए कोई संदेश, कैसा दिव्यांग जो लोग आजकल भीख मांग रहे हैं, जैसे इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहना चाहेंगे, भीख ना मांग करके कोई भी, आज तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी कर रही है, लोगों की हेल्प भी कर रही है, उनसे 10-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट से लेकर के या किसी भाई से ब्याज पे लेकर के ईमानदारी से कहीं अपना स्वयं का काम करें। वो भीख मांगने से अच्छा है 10 लोगों के पास आप जाते हो, 10 में से 4 धुतकार देते हैं आपको, 2 लोग देते हैं, तो उससे अच्छा ये है कि आप कहीं जा कर के साइड के रोड के किनारे बैठ कर के आप अपना स्वयं का काम करिए। स्वयं का काम अपना काम होता है, आप उसमें 10 कमाएंगे तो आपके लिए हो। अच्छा, और सरकार से आप क्या शिकायत है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमें ये शिकायत है, जो लोग आज जिनके पास में कोई सुविधा नहीं है, उनको सुविधा दिलाए। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं तो दिन भर मार्केट में ही रहता हूँ, फील्ड में ही रहता हूँ, देखता हूँ, मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं डंडा लेकर के चल लेता हूँ। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैं अकेले घूम ना आऊँ, लेकिन इन समाज के अंदर में वो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे का सहारा के वजह से बैठे हुए घर में निकल नहीं पा रहे। तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि वो भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में घूम सके। और बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। आपका अभी विवाह नहीं हुआ है? नहीं, विवाह भी हो जाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अब आप अपने इस कार्य को, व्यवसाय को उन्नत करें, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका थोड़ा सा आप ग्राहकों से जो बातचीत करें उसका भी हम देखते रहेंगे और फिर बस इसके साथ समाप्त करें। इसी नंबर को कोड करना। इसमें रिचार्ज है? हाँ है।